नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मुझे लगता था कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव हो गए तो अब राजनीति थोड़ी ठंडी होगी, थोड़े मुद्दे खत्म होंगे, कुछ काम की बातें होंगी। मगर गुजरात के बाद हिमाचल और फिर दिल्ली एमसीडी के चुनाव ने मुद्दे और गर्म कर दिए। और उसके बाद पार्लियामेंट शुरू हुई तो फिर तवांग का मामला आ गया, चीन की घुसपैठ का मामला आ गया। इतना हंगामा हुआ, उस पर इतना हंगामा हुआ। राहुल गांधी की एंटी, राहुल गांधी के एक बयान के बाद हंगामा, और तब तक पठान पिक्चर। ऐसा लगता है कि देश में जितने साधु संत महात्मा, इनको कोई काम ही नहीं है। किस हीरोइन ने क्या कपड़े पहने, किस रंग के कपड़े पहने, बिकनी पहनी है, क्या पहने, सारे सारे पार्टी के नेता संत महात्मा सब इसी में जुट गए। लगा ये तो बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। तो देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है, पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है, गोदी से टीवी चैनल क्यों खरीद रहे हैं, मुझे लगा इन तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं। इसमें एक ऐसे शख्स से आज बात की जाए जिसके पास देश की इस ज्वलंत समस्याओं का सबसे बेहतरीन जवाब हो, जो पत्रकारिता की दुनिया में अपनी ऊंचाइयां छू चुका है। मुझे लगा कि एक ऐसे शख्स से मैं आपकी बात कर रहा हूं जिसने दर्जनों किताबें लिखी हैं, और कोई जब भी चुनाव किसी राज्य का होगा तो तमाम देश के बड़े टीवी चैनल में आप जिन शख्स को देखते हैं, अपने लॉजिकल बातों से जो आपका दिल जीत लेते हैं, ऐसे अभय दुबे जी आज मेरे साथ हैं। मैं आपकी मुलाकात कराता हूं उनसे, आज देश के इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। अभय जी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, और मैंने आपको आज परेशान किया। अभय जी अंबेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, अंबेडकर विश्वविद्यालय पढ़ाते हैं, दर्जनों किताबें लिखी हैं, CNDS से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, और भारतीय राजनीति में किसी पत्रकार को कितनी ज्यादा समझ होनी चाहिए, अभय जी इसका उदाहरण है। पूरी दुनिया में अभय जी को सुना जाता है। तो आज अभय जी ने खास तौर से 4 PM के लिए समय निकाला। अभय जी, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका इतना व्यस्त समय इसमें आपने हमें समय दिया। अभय जी, शुरुआत करता हूँ कि गुजरात और हिमाचल के नतीजे आए तो लग रहा था राजनीति शांत हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है हिमाचल के जो नतीजे थे वो उम्मीद के विपरीत चले गए। बीजेपी के राजनीति शांत हो नहीं रही है, राजनीति में उफान है। क्या लग रहा है कि अभी ये तेज होगी, 2024 तक इसी तरह चलेगी, या कुछ शांत होगा मामला? संजय जी, जिस वक्त गुजरात और हिमाचल के नतीजे आ रहे थे, यानी 8 दिसंबर को, और उससे पहले 5 तारीख को दिल्ली महानगर पालिका के नतीजे आए, तो हम सब लोगों का दिमाग वहां पर फंसा हुआ था। हम लोग उन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन नंबर 1 पर रहेगा, कौन नंबर 2 पर रहेगा, 3 पर रहेगा, इसके अलावा और कुछ सोच नहीं पा रहे थे। लेकिन हम सब लोगों से अलग हटते हुए इस आपाधापी, किसको वोट कितने मिले, क्या मिले, राज्यों पे किसका कब्जा होगा, इससे अलग हटकर सोचते हुए नरेंद्र मोदी और उनके रणनीतिकारों का दिमाग कुछ और सोच रहा था। आज मुझे दिखाई पड़ता है, और कुछ मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है, मुझे देर से दिखाई पड़ा, पहले ही दिखाई पड़ना चाहिए था। 1 दिसंबर को उन्होंने 2024 की भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मुहिम अघोषित रूप से शुरू कर दी, और ये सब हम लोगों की निगाह से चूक गई। 1 दिसंबर को G20 की एक सालाना अध्यक्षता भारत को मिली, यानी नरेंद्र मोदी व्यवहारिक रूप से G20 के 1 साल के लिए अध्यक्ष हो गए। 1 दिसंबर को क्या हुआ? 1 दिसंबर को उस सालाना अध्यक्षता को बहुत ही गाजे बाजे के साथ में राष्ट्रीय मंच पर लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री ने 1 दिसंबर को देश के बड़े बड़े अखबारों के अंदर अपने अधो हस्ताक्षर लेख लिखे, पूरे पेज के विज्ञापन दिए गए। जितने भी इस देश में राष्ट्रीय स्मारक थे उन पर होलोग्राम प्रोजेक्ट किए गए, और तैयार शुदा जो टेक्स्ट मैसेज थे वो लगभग देश के तमाम अधिकांश जो मोबाइल धारक थे उनको टेक्स्ट मैसेज भेजे गए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है कि जो 12 महीने तक भारत अध्यक्ष रहेगा, इसका पूरा राजनीतिक दोहन किस तरीके से किया जाए। और ये अपने आप में एक बड़ा विचित्र संयोग है, और आमतौर पर पिछले 8-9 साल से सारे संयोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाते हैं कि G20 का जो लोगो है, G20 के लोगों में भी कमल बना हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है वो भी कमल है।
और ये लोगो भाजपा वालों ने नहीं बनाया है, ये सऊदी अरब के डिजाइनरों ने बनाया है। अल हवास एक डिजाइनर है, अल हवास, उन्होंने ये लोगो बनाया है। मैंने तो बाद में नेट पर ये लोगो खोल के देखा तो मुझे देखकर कितना विचित्र सा लगा कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस्तेमाल के लिए ये लोगो तैयार किया गया हो, और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी को उसकी अध्यक्षता भी प्राप्त हुई। भाजपा ने पूरी तैयारी कर रखी है कि 2024 के चुनाव को किस तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों के ऊपर ले जाया जाए। और अगर आप हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भाजपा इन चुनावों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों को लेकर ही उतरी थी। जो भाजपा विरोधी लोग थे वो स्थानीय और राज्य के स्तर के मसले उठा रहे थे। भाजपा का फोकस तो ये था कि हमने पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, भारत विश्वगुरु बनने की तरफ जा रहा है। हमने कश्मीर में क्या किया, हमने 3 तलाक के मसले पे क्या किया, वगैरह वगैरह। ये जो राम मंदिर हमने बनवाया और हम समान नागरिक संहिता ये सब लेके आ रहे हैं, तो ये सब भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव था। इस नैरेटिव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने ये दोनों चुनाव लड़े। ये एक तरह से देखा जाए तो ये 2024 के चुनावों का रिहर्सल है। और इस रिहर्सल में निर्देशक कौन है? इस रिहर्सल का निर्देशक है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। और रिहर्सल कर कौन रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र के मतदाता कर रहे हैं। मतदाताओं से रिहर्सल कराया जा रहा है कि आप स्थानीय मुद्दों के ऊपर जरा कम ध्यान दीजिए। चुनाव में गवर्नेंस करते समय, सरकार चलाते समय कुछ भूल चूक होती रहती है, कुछ इधर उधर होता रहता है। ये सब बेरोजगारी, महंगाई वगैरह, ये सब मुद्दे कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये अल्पकालीन मुद्दे हैं, तत्कालिक मुद्दे हैं। इनको हम लोग कभी ना कभी दुरुस्त कर लेंगे। ये सीधे हमारे हाथ में नहीं होते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इस तरीके की होती हैं जिसके कारण ये समस्याएं आ जाती हैं। मुख्य बात यह है कि देश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। उस प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब देखिए G20 का अध्यक्ष भी अब आम जनता को क्या पता कि G20 का अध्यक्ष कैसे बनता है। ये केवल रोटेशन के जरिए होता है, और इससे पहले भारत से कहीं कमतर देश भारत से पहले बाजी मार ले जा चुके हैं इसके अध्यक्ष बनने में। लेकिन इन बातों की भाजपा और नरेंद्र मोदी को कोई परवाह नहीं है, और कोई जनता को उनके अलावा इस तरह की असलियत बताने के लिए भी तैयार नहीं। विपक्ष के पास ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं है, मीडिया में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि ये सब बताए कि G20 की अध्यक्षता कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। तो वो उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है ये सब करने की, और वो पूरा का पूरा उनका फोकस, वो जानते हैं कि ये जमाना स्प्लिट वोट का जमाना है। जो मतदाता है वो बट कर वोट देता है। वो राज्य में किसी को वोट देता है, लोकसभा में किसी को वोट देता है, पंचायत में किसी को देता है, नगर पालिका के चुनाव में किसी और को वोट देता है, और इसका पूरा लाभ उठाने की तैयारी उन्होंने कर रखी है। तो भारतीय जनता, अब मैं तो ये मानता हूं कि अगले साल 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होगा। तो एक तरह का ये अखिल भारतीय चुनाव है। ये राज्य जो है वो दक्षिण भारत से लेकर और मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत तक फैले हुए हैं। इसमें मिजोरम भी है, इसमें त्रिपुरा भी है, इसमें कर्नाटक भी है, इसमें राजस्थान भी है, इसमें मध्य प्रदेश भी है, इसमें छत्तीसगढ़ भी है। सब पूरा भारत एक तरह से इन चुनावों के आगोश में होगा। तो फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा एक बार फिर 2024 के चुनाव के लिए मतदाताओं का रिहर्सल इन चुनावों में भी करेगी। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जी बात इन दिनों हो रही है खास तौर से चीन की। 9 तारीख की घटना थी तवांग की, और 13 तारीख को पार्लियामेंट में हंगामा हुआ। लेकिन एक खास बात जो कम चर्चा में आई वो ही कि जब ये तय हो गया कि राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी बयान देंगे, उससे पहले आके गृह मंत्री जी ने, कानून मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया। तो चीन के मुद्दे के बाद में क्या आपको लगता है चीन एक ऐसा मुद्दा है जिसपे बीजेपी बैकफुट पर आती है, इसलिए चीन के मुद्दे को पीछे धकेलने की रणनीति बनाई गई? देखिए, गलवान की जब घटना हुई थी तो उसमें भारत सरकार की काफी हेठी हुई थी। भारतीय फौजियों को अपना कुर्बानी उसमें देनी पड़ी थी, और बहुत मुश्किल से भारत ये सरकार अपना ये नैरेटिव सेट कर पाई कि चीन को भी नुकसान हुआ, वरना पहले कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि आमतौर पर लोग एक मोटी समझ इस बारे में रखते हैं कि पाकिस्तान के मुकाबले सैनिक दृष्टि से भारत मजबूत है, लेकिन चीन के मुकाबले सैनिक दृष्टि से भारत उतना मजबूत नहीं है, कमजोर है। ये भी लोग मानते हैं कि अब 1962 जैसी बात नहीं है।
ऐसा नहीं है कि 1962 में जो स्थिति थी वैसी नहीं है। चीन को भी 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ेगा भारत से फौजी लड़ाई करते समय। लेकिन अगर दोनों तरफ की सैनिक ताकत का जायजा लिया जाए तो उसमें चीन काफी आगे निकलता है। उसके बाद से केंद्र सरकार ने मीडिया के सक्रिय सहयोग से एक इस तरह की रणनीति बनाई है जिसमें वो भारत चीन संबंध और खासतौर से उनका जो सीमा विवाद है और चीन की जो सलामी स्लाइसिंग की नीति है, इसमें वो पड़ोसी देशों की छोटी छोटी जमीनें दाबता रहता है, इसके खिलाफ एक वो लगातार मुतबातिर मुहिम चलाते हैं। और जो दरअसल विवाद होता है, जो दोनों के बीच में छिटपिट किस्म के कभी बड़े कभी छोटी फौजी झड़पें होती हैं, उन झड़पों की असलियत क्या है ये पता लगाने का उन्होंने कोई भी जरिया छोड़ नहीं रखा। जो सरकार कहती है वही मीडिया का सच है और मीडिया उसी सच को सरकार के सामने परोसता है। अब हम में से कोई भी नहीं जानता है कि दरअसल तवांग में हुआ क्या। जो गलवान में हुआ था उसकी कुछ जानकारियां आ गई थी। सरकार बहुत सतर्क है, वो कोई जानकारी आपको देना नहीं चाहती और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर ये बहुत नाजुक मसला है और भारतीय सेना में बड़ा जीवट है वगैरह इस तरह के। और जो भारत के बड़े सैनिक अधिकारी हैं, मुझे लगता है उनसे भी कहा गया है कि आप इस तरह के बयान देते रहिए कि हम चीन से ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, हमारे विमानों की जद में पूरा चीन है। अब जब खासकर जैसे बड़े अखबार में ऊपर ये शीर्षक छपता है या बड़े बड़े अखबारों में छपता है कि भारतीय जो युद्धक विमान है वो गरजे, इस प्रकार की अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल होता है और उनकी जद में पूरा का पूरा चीन, तो जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं वो उससे काफी संतुष्ट होती होंगी। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिकारों का मामला है। तो दरअसल ना मीडिया की तरफ से कोई प्रयास है और न ही मीडिया के लिए इस तरह की कोई गुंजाइश छोड़ी गई है कि भारत और चीन के बीच में जो एक जटिल सीमा विवाद है, उस जटिल सीमा विवाद का जो ताजा तरीन घटनाक्रम है वो सच्चे रूप में जनता के सामने आए। जो सरकार कह देती है वही सब परोस दिया जाता है, उसी को लोग पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं। फिर एक ही दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो हम कहेंगे भाई सरकार का ये जो वर्जन है घटनाओं का, ये वर्जन ठीक नहीं है, इसकी और जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन कौन जांच पड़ताल करेगा? कोई बोल भी नहीं सकता है। और मुझे ताज्जुब इस बात में होता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसने भी अभी तक उन घटनाओं का कोई विवरण हमारे सामने नहीं रखा। अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन घटनाओं को विवरण हमारे सामने रख देती तो फिर हम लोग तुलना करके जान पाते कि भाई भारत सरकार ने क्या कहा है, मीडिया में क्या प्रकाशित हुआ है, यहाँ क्या प्रकाशित हुआ है, तब कुछ बात भी बनती। ठीक, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी एक चीज और बड़ी इस बीच में जब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात आई, बिलावल भुट्टो ने एक संयुक्त राष्ट्र संघ में बयान दिया। हर भारत और पाकिस्तान में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बहुत जहर उगलते बयान दिए जाते रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन बिलावल भुट्टो का वो बयान देश के 80% लोग जानते भी नहीं होंगे कि उसने क्या कहा था। लेकिन कल जो प्रदर्शन हुआ पूरे देश में बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो जिनको नहीं भी पता था वो भी जान गए। तो एक बात ये भी सामने आई कि ये जानबूझ के प्रदर्शन इसलिए किया गया कि चीन के मुद्दे पीछे चले जाएं, पाकिस्तान आगे आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान पर अटैक करना जैसा आपने कहा बड़ा सुविधाजनक होता है। क्या आपको लगता है बिलावल? सहमत हूँ संजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और ये बात मैंने एक मंच पर कही भी है कि इससे मौका मिल गया भाजपा के रणनीतिकारों को फोकस पूरी तरीके से बदलने का। उन्होंने चीन से फोकस हटा के पाकिस्तान पे कर दिया। पाकिस्तान को गरियाना आसान है, पाकिस्तान को आड़े हाथों रहना आसान है और जनता वो भाजपा उम्मीद करती है उससे बड़ी तालियां भी प्राप्त होंगी उसे। तो ये करने का उन्हें मौका मिल गया, बिलावल भुट्टो ने उन्हें मौका दे दिया और इस तरह के मौके पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से संयोगवश मैं कहूंगा पहले भी इन लोगों को मिलते रहे। अबे जी, इसी के बीच में पिछले 72 घंटे में एक और बड़ा विवाद देश में चल रहा है। मैं देख रहा हूँ साधु संत जो है, साध्वी संत महाराज अयोध्या के राजू दास जी का बयान सुन के मैं बड़ा हैरान था। आज एक बड़े टीवी चैनल पे कह रहे थे कि उन हीरोइन को, दीपिका को भगवे रंग की बिकनी नहीं पहननी चाहिए। साधु संत साध्वी ये महिलाओं के कपड़ों पे इतना फोकस कर रहे हैं, पठान पे इतना फोकस कर रहे हैं, देश में कोई मुद्दा नहीं रह गया। मतलब एक महिला के कपड़े, आज सुबह से रविशंकर, मनोज तिवारी, निरहुआ, इन सबके वीडियो गाने वायरल हो रहे हैं कि इन लोगों ने, रवि किशन ने, निरहुआ ने, मनोज तिवारी ने कैसे डांस किया कि भगवा कपड़े पहने हुए नारी। क्या देश को क्या हो गया? क्या लग रहा है ये सब क्यों होता है? एक महिला के कपड़े वो क्या पहने, किस रंग के पहने, अब क्या ये कोई और तय करेगा? नहीं, असल में है ये कि जो पिछले 8 साल से
जिस तरह का विमर्श सार्वजनिक जीवन में बनाया जा रहा है, उस विमर्श के कई पहलू हैं। एक उसका पहलू ये भी, एक तो पहलू यह है कि भारत को अत्याधुनिक देश बनना है, भारत को दुनिया में सबसे आगे जाना है, प्रौद्योगिकी की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से सबसे आगे बढ़ना है भारत को। एक तो नैरेटिव ये है, लेकिन दूसरी तरफ परंपरा का दामन पकड़कर भारत को लगातार घिसटते जाना है। और जितने भी कंजर्वेटिव आइडियाज होते हैं, जितने भी अंधार आइडियाज होते हैं, जिसमें स्त्रियों को दोष दिया जाता है कि वो अपने कपड़ों की वजह से पुरुषों को उत्तेजित करती हैं, या स्त्रियों को सूरज डूबने के बाद घर से नहीं निकलना चाहिए, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की जो बातें की जाती हैं, इन बातों के ऊपर भी लगातार साथ में एक समांतर जोर दिया जाता है। और वो टीम अलग है। देखिए, कई टीमें एक साथ मैदान में खेल रही हैं। एक टीम वो है जो कि आईएफएस अफसरों की है, जो बड़े बड़े मीडिया पंडितों की टीम है, जो बड़े बड़े स्पिन डॉक्टर्स की टीम है। एक तरफ तो वो टीम खेल रही है, दूसरी तरफ वो टीम खेल रही है जो बजरंग दल की टीम है, जो धर्म संसद की टीम है, जो इस तरह के लोगों की टीम है जिन्हें औरत की बिकनी और औरत की स्कर्ट ही नजर आती है। तो ये कई टीमें एक साथ खेलती रहती हैं और एक के बाद एक या साथ साथ इनकी गतिविधियां चलती रहती हैं। ये लोग दरअसल इस तरह के मौकों की तलाश में रहती हैं। जैसे ही ये मौका मिलता है वैसे ही ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। इसके हो सकता है 3 महीने तक बिल्कुल उनकी आवाज सुनाई न पड़े आपको, तो अचानक कोई और घटना होगी, फिर ये प्रकट हो जाएंगी और फिर से इनकी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। कभी पद्मावती के ऊपर शुरू हो जाती हैं, कभी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर शुरू हो जाती हैं, कभी पठान के ऊपर शुरू हो जाती हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि मेरे ख्याल से तो पिछले 4-5 साल में न जाने कितनी बार ये हो चुका है। तो इस तरीके से वो आधुनिकता और बहुत ही जिसे कहते हैं कठोर किस्म की परंपरा निष्ठता, संकीर्ण किस्म की परंपरा निष्ठता, इन दोनों के बीच में चाहते हैं कि भारतीय समाज और समाज की आवाजाही होती रहे। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की बजाय ये दरअसल एक खास तरह का विमर्श बनाते हैं। इसमें तरह तरह के रंग हैं, उसमें एक रंग ये भी है, और ये रंग बीच बीच में नियोजित रूप से चमक मारता है। लेकिन अभय जी, इन लोगों को मुझे तो बड़ी हैरानी, बाकी किसी की समस्या नहीं है। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश के बयान दें, पिक्चर नहीं चलने देंगे, नेता लोग बयान दें, लेकिन मैं ये जो महात्मा है, साध्वी है, खुद गेरुए कपड़े पहने हुए, वो जो भाषा, बिकनी, भगवा रंग, संत लोग भी इस लाइन में क्यों लग गए हैं? क्या लगता है आपको? लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात है संजय जी, मुझे नहीं लगता ये नई बात है। ये बहुत मुद्दतों से इस तरह का होता रहा है। ये काम बहुत मुद्दतों से होता रहा है। और दरअसल जो आधुनिक और खुला हुआ जीवन जब आता है, एक तरह से आधुनिक तो मैं नहीं कहूंगा, जो खुला जीवन है, जिसमें लोग तरह तरह की आजादियों की मांग करते हैं, मनमाफिक कपड़े पहनने की मांग करते हैं, स्त्री भी पुरुष भी मनमाफिक रिश्ते बनाने की मांग करते हैं, ऐसे लोग जब आते हैं और ऐसी दावेदारियां होती हैं, तब ये समाज अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगता है। इसलिए ये समाज इस तरह के मौकों की तलाश में रहता है। और जैसे ही उसे ये मौके मिलते हैं, वैसे ही शाहरुख खान की एक और पहले फिल्म आई थी रईस, आपको याद होगा। रईस के ऊपर भी कुछ इसी से मिलते जुलते विवाद हुए थे, बिल्कुल ऐसे नहीं बल्कि इससे मिलते जुलते विवाद हुए थे। तो कोई मौका तलाश करने की उन्हें बात है। कभी इसमें एक बार पद्मावत के सवाल के ऊपर राजपूत समाज की नुमाइंदगी का दावा करने वाले, राजपूत समाज तो नहीं कहूंगा, राजपूत समाज की नुमाइंदगी का दावा करने वाले लोगों का एक समूह खड़ा हो गया था और उनके नेता बहुत बड़े पैमाने पर टीवी पर लाए जाते थे। आज उनका कहीं पता नहीं है, वो कहीं नेपथ्य में बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे होंगे अपने मौके की। जैसे मौका मिलेगा वैसे ही किसी साधु को हटा के आप वो वहां पे बैठे हुए नजर आएंगे। तो इस तरह की प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं जी। लेकिन अभी जी, ये दुनिया का इकलौता देश है भारत, जहाँ पे काम का भी देवता होता है। हमारे यहाँ काम देवता कहे जाते हैं, सेक्स के देवता कहे जाते हैं। खजुराहो के मंदिर हैं जहाँ पे वो सीधे मैथुन करते हुए प्रतिमाएं हैं, लोग दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। उस मॉडर्न कंट्री को इतनी छोटी छोटी में चीजें उलझाने में, क्या इनसे जो वातावरण तैयार हो रहा है, क्या वो एक रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाता है? इसमें हुआ ये है कि 18वीं सदी में जब अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी हासिल की, 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर क्लाइव लैंड ने सिराजुद्दौला की फौजों को हराया मीर जाफर की मदद से, तो उसके बाद से बंगाल की दीवानी हासिल करने के बाद अंग्रेजों ने उनके जो अपने मूल्य थे वो भारतीय समाज पर आरोपित करने शुरू किए। और उस वक्त अंग्रेजी समाज भी विक्टोरियन सेक्सुअलिटी थी, जो विक्टोरियन मॉरलिटी थी, विक्टोरियन मॉरलिटी का हामी था, जिसके अंदर
उंगली से लेकर और बिल्कुल नख शिक तक पूरा वस्त्र, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसका शरीर ढका होना चाहिए। जो ब्रिटिश इलीट था, जो ब्रिटिश अभिजन था, उसकी पोशाक ऐसी ही होती थी। और वो सेक्स के मामले में बहुत ही दब्बू और चुप्पा और छुपकर काम करने वाला और सेक्स को सात पर्दों के बीच पीछे रखने वाली परंपरा थी। इस तरह का पूरा मामला चलता था उसमें। वो विक्टोरियन मॉरलिटी तभी भारतीय समाज ने अंग्रेजों के दबाव में और अंग्रेजों की डिजाइन के मुताबिक एक तरह से आत्मसात कर ली थी। आज भी हम उस विक्टोरियन नैतिकता की जगड़ से नहीं निकले। ये जो बहुत सारे, चाहे वो समलैंगिकता संबंधी कानून हो या दूसरे इस तरह के कानून हो, अभी भारतीय समाज में लंबे अरसे तक क्यों बने रहे, जबकि ब्रिटेन उन कानूनों से बहुत पहले ही छुटकारा प्राप्त कर चुका है। तो ये जो हमारे जिनको धर्म संसद, जिनकी जिसकी नुमाइंदगी धर्म संसद करती है, मैं ये मानता हूं कि ये सब लोग जो वाणी बोलते हैं, जो बातें कहते हैं, वो कहीं ना कहीं विक्टोरियन नैतिकता, विक्टोरियन सेक्सुअल नैतिकता से बहुत गहराई से प्रभावित है। इन लोगों ने इसी को भारतीय नैतिकता और भारतीय परंपरा समझ लिया है। और ये खजुराहो का जिक्र किया जाता है तो ये थोड़े शर्मिंदा होकर चुप हो जाते हैं। ये उसे गर्व के साथ नहीं अपनाते। इस तरह सोमनाथ के मंदिर को गर्व के साथ अपनाते हैं, इस तरह काशी विश्वनाथ के मंदिर को गर्व के साथ अपनाते हैं, उस तरह खजुराहो को ये गर्व के साथ नहीं अपनाते। वात्स्यायन का कामसूत्र इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ नहीं है। वात्स्यायन के कामसूत्र का जिक्र करने वाले विद्वानों को ये किनारे ढकेलते हैं। तो ये तो कहते हैं कि ये भारतीय समाज की कुछ इस तरह की घटनाएं हैं जिनके ऊपर चुप रहना चाहिए भारतीय अतीत की। लेकिन जो फायदा लेने वाली बात है पॉलिटिकल पार्टी को, वो सिर्फ मुझे लगता है शायद माइलेज मिलता होगा। लेकिन अभी जी एक बड़ी बात और भी ये है कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को कहती है, वहां भी दिन दिन भर ये आग बोलते हुए चीजें दिखाई जाती हैं। एक चैनल था जिसकी हम लोग बात करते थे, लेकिन एक रवीश ने एक नया शब्द निकाल दिया, गोदी सेठ, तो वो चैनल भी गोदी सेठ ने ले लिया। तो अब लेकिन लगता है कि आपको कि 2024 से पहले जो बची कुछ आवाजें हैं उनको भी बंद करने की ट्राई की जाएगी, कोशिश की जाएगी, खासतौर से यूट्यूब चैनलों के ऊपर वो किस तरह हमला करेंगे इसकी कल्पना अभी मैं नहीं कर पाया हूं। लेकिन वो कुछ कर सकते हैं। उन्हें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कुछ इस तरह की योजना बनाए, इस तरह की डिजाइन बनाए कि किससे केवल जो विरोधी यूट्यूब चैनल हैं, आलोचक यूट्यूब चैनल हैं, वो ही उससे प्रभावित हों, उनके समर्थक यूट्यूब चैनल उनसे प्रभावित ना हो। कि यूट्यूब पे तो सभी लोग चैनल अपना खोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि भाजपा मानती है कि उसके पास अपना नैरेटिव बनाने के और उस नैरेटिव को मतदाताओं के गले उतारने के ज्यादा उपाय हैं, ज्यादा युक्तियां हैं, अधिक संसाधन उनके पास हैं। अभी यूट्यूब चैनलों को मुझे नहीं लगता कि वो अपने लिए एक मुख्य खतरे के रूप में देख रहे हैं। अबे जी, दिल्ली और हिमाचल के नतीजे उम्मीद के विपरीत आए बीजेपी के। आपको लग रहा था कि गुजरात का जश्न इतना होना चाहिए कि सारे मेन स्ट्रीम के चैनल पे सिर्फ गुजरात की बातें हो रही थी, कहीं हिमाचल का जिक्र नहीं, कहीं एमसीडी का जिक्र नहीं। देखिए, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने की कुछ टेक्नोलॉजी बना ली है। और वो उसमें या तो वो एंटी इनकम्बेंसी को पलट देती है, जैसे गुजरात में वो पलट पाई, इसमें उसे परिस्थितिजन्य लाभ भी प्राप्त हुए, उसके पास योजना भी थी और हालात ने भी उसका साथ दिया। एंटी इनकम्बेंसी का वोट जो है वो दो हिस्सों में बट गया, और खासतौर पर देहातों में दो हिस्सों में बट गया। शहरों में आम आदमी पार्टी भाजपा का वोट इतना नहीं, इस तरह से नहीं काट पाई, लेकिन उसने देहातों में कांग्रेस का वोट काट लिया। तो देहातों में भारतीय जनता पार्टी वहां भी जीत गई जहां वो नहीं जीत पाती थी, और शहरों में उसी तरह जीतती रही जिस तरह वो पहले जीतती थी। इस कारण उसको काफी सीटें प्राप्त हो गई और वोट प्रतिशत भी उसे काफी प्राप्त हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि दिल्ली महानगर पालिका के चुनाव में उसने बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी को पलट तो नहीं पाया, लेकिन एक हद तक नरम अवश्य कर दिया। तो उसकी जीत, उसकी हार उतनी बड़ी नहीं हुई जितनी बड़ी हार की हम सब लोग सोचते थे, और जितनी बड़ी हार होना अवश्य संभावी लग रही थी। कुछ ना कुछ भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में जो रणनीति अपनाई, जो बड़ी दीर्घकालीन और बहुमुखी रणनीति थी। आप देखिए ना, उसने पहले तो इन चुनावों को जितना वो टाल सकती थी टाला, उसके बाद में तीनों जो कारपोरेशन थे उनको मिलाकर एक कर दिया। यही हमें ध्यान रखना चाहिए, शीला दीक्षित ने एक कारपोरेशन को 3 में क्यों तोड़ा था, उसके तमाम प्रशासनिक किस्म के तर्क दिए जाते हैं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है वो एक राजनीतिक प्रयास, एक राजनीतिक
कदम था। शीला दीक्षित चाहती थी कि तीनों दिल्ली के एक बहुत बड़े विशाल कारपोरेशन का चुना हुआ मेयर मुख्यमंत्री के तौर पर उनको चुनौती न दे पाए, दूसरी चुनी हुई हस्ती के रूप में उनके सामने ना खड़ा हो पाए, इसलिए उन्होंने 3 कमजोर मेयर बना दिए। भाजपा ने इस बात को समझा, भाजपा ने तीनों को जोड़कर ये कोशिश की किसी तरह हमारा मेयर चुन जाए तो हम अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में तो नहीं हरा पाते, लेकिन उनके मुकाबले हम एक चुना हुआ मेयर खड़ा कर देंगे जो उनकी चुनी हुई शख्सियत के मुकाबले। केवल यही नहीं होगा कि हमने एलजी अपना नियुक्त कर दिया और एलजी के जरिए हम चुने हुए मुख्यमंत्री को परेशान कर रहे हैं, बल्कि तब भाजपा के पक्ष में एक चुना हुआ मेयर भी होगा। आम आदमी पार्टी ने उनकी इस रणनीति को कामयाब नहीं होने दिया। और देखिए, एमसीडी चुनाव आम आदमी पार्टी को ही जीतना था। बहस केवल इस बात की थी कि वो कम जीतेगी कि ज्यादा जीतेगी। तो एक मझोले दर्जे की जीत उनको हासिल हुई, उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया, मझोले दर्जे की उनको जीत हासिल हुई। वो ज्यादा जीत सकते थे, लेकिन बहुत बड़ी एक लंबी रणनीतिक पारी भाजपा ने खेली। सेंट्रल एजेंसियों के जरिए आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार हमले किए गए। ये दिखाया गया कि अगर हम भ्रष्ट हैं तो ये भी भ्रष्ट है, ताकि भ्रष्टाचार के मसले में दोनों के बीच में इक्वलाइजेशन हो जाए और उनको चुनावी लाभ उसका ना मिल पाए। तो इस तरह से एक पूरा आप हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार बहुत बदनाम थी। मुख्यमंत्री अपने आचरण को लेकर कई तरीके से जनता के बीच में नापसंद किए जा रहे थे। हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा हार सकती थी, लेकिन आखिरी मौके पे खुद प्रधानमंत्री ने अपने आप को मोर्चे में झोंका और मोर्चे में झोंक के कोशिश की कि किसी तरीके से इस हार को रोका जा सके या हार को नरम किया सके। उनकी बात नहीं चली। 40 सीटों पर कांग्रेस वहां पर पहुंच गई और स्थानीय परिस्थितियां भाजपा के पूरी तरीके से खिलाफ थी। लेकिन भाजपा की आलोचना करते समय हम लोगों को यह भी ध्यान देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती है अंत तक। वो प्रधानमंत्री भी इस बात की परवाह नहीं करते कि चुनाव हारने पर उसकी बदनामी उन्हें प्राप्त होगी। इस तरह का संकोच कांग्रेस के नेताओं में रहता है कि हम भाई इस चुनाव में अपने आप को एक्सपोज ना करें कि अगर ये चुनाव हम हार गए तो हम फिर क्या जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। वो सब जगह जाते हैं, जितने भाषण उन्हें देना होता है उतने भाषण देते हैं, जितने रोड शो उन्हें करने होते हैं उतने वो रोड शो करते हैं। बाद में चुनाव का नतीजा कोई भी हो, भाई पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने इरादे में नाकाम रही, ममता बनर्जी धमाकेदार जीत के साथ सामने आई। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में कोई कसर छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में भी कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश में अंतरकलह भी भाजपा की बहुत भयानक थी, देखिए। और उसमें जगत प्रकाश नड्डा जब सत्ताधारी हुए अध्यक्ष बनकर, उन्होंने सोचा कि धूमल परिवार को खत्म करना है, तो वो जुट गए धूमल परिवार को खत्म करने में। और जो मुख्यमंत्री थे उनकी धूमल परिवार से पहले ही चल रही थी, तो एक तितरफा किस्म का अंतरकलह वहां पर चल रहा था। उसका भी नुकसान उनको हुआ, एक दूसरे के खिलाफ बागी खड़े हो गए, बागियों को बैठने नहीं दिया गया तमाम। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने खुद एक बागी को खुद एक फोन किया कि आप बैठ। आप सोचिए, तब भी वो नहीं बैठा, वो बात अलग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या थी। अब ये मीडिया की अपनी समस्या है कि मीडिया को, जिसको चिंक इन आर्मर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ये जो कमजोरी थी, संगठनात्मक कमजोरी थी, इसको सामने लाना चाहिए था। इसको मीडिया जानबूझकर छिपाता है। जब ये बात मेरे ऐसा आदमी या आपके ऐसा आदमी उन मीडिया मंचों पर कहता है तो उसको तुरंत बात बदल दी जाती है। बात हमेशा वो दूसरी बातें कहने, दूसरी बातों की तरफ मोड़ दिया जाता है पूरी बहस में। अभय जी, भारत जोड़ो यात्रा आपके हिसाब से 2024 में मील का पत्थर साबित होगी, शून्य साबित होगी, कांग्रेस को ताकत मिलेगी, या कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए, जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी तो मैं कहता था और बार बार कहता था कि इस यात्रा से कांग्रेस को सिर्फ लाभ हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता। कितना लाभ होगा ये हम लोग आगे चलकर आकलन करेंगे। राहुल गांधी को भी इससे लाभ हो सकता है, नुकसान नहीं हो सकता है। कितना लाभ होगा इसका हम लोग आगे चलकर आकलन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे 100 दिन हो गए हैं पूरे, अब हमारे पास घटनाओं की पश्चात दृष्टि है, हम लोग सिंहावलोकन कर सकते हैं। तब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि इस यात्रा ने एक नया सवाल पैदा किया है कि दरअसल कांग्रेस क्या बनना चाहती है। क्या कांग्रेस एक सोशल एडवोकेसी ग्रुप बनना चाहती है? क्या कांग्रेस एक एनजीओ बनना चाहती है? कांग्रेस क्या करना चाहती है? कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो देश में केंद्र में और राज्यों में सत्ता की प्रमुख दावेदार है। वहां क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस को लाभ हो रहे हैं, वो लाभ जब वोट की कसौटी पर कसे जाएंगे तब वो लाभ किस रूप में हमारे सामने आएंगे।
जो भारत जोड़ो यात्रा, जो लोग कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से राजनीति बदल रही है, ये एक बहुत सामान्य फिक्रा हो गया है। हम कहते हैं इसने नरेंद्र मोदी ने राजनीति बदल दी, अरविंद केजरीवाल ने राजनीति बदल दी, अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राजनीति बदल रहे हैं। लेकिन ये जो बात कही यार, राजनीति क्या, कौन सी राजनीति बदल रहे हैं वो? राजनीति दो तरह की होती है, एक तो चुनाव के मैदान में राजनीति होती है और एक चुनाव के मैदान के बाहर की राजनीति होती है। जिस वक्त चुनाव हो रहे हो उस वक्त आप चुनाव के मैदान में राजनीति नहीं कर रहे हैं। आपने पूरी यात्रा की डिजाइन इस तरीके से बनाई है कि वो चुनाव के मैदान से अलग हटती हुई यात्रा। ये बात मेरी समझ में आ सकती है, मैंने भास्कर में इसके ऊपर लेख भी लिखा है और सकारात्मक दृष्टि से इसको देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, वो वोट मांगने से परहेज करते हुए जनता के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ये ठीक बात है, ये एक नए तरह का प्रयास है। मैं इस प्रयास की प्रशंसा करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या इस प्रयास के ऊपर गुजरात के चुनाव को कुर्बान कर दिया जाना चाहिए था? ठीक बात। क्या जब ये प्रयास आगे बढ़ेगा तो क्या ये कर्नाटक के चुनाव को कुर्बान कर देगा? सब लोग जानते हैं येदियुरप्पा में और मुंबई के बीच में 36 का आंकड़ा है और भाजपा इस बात को लेकर परेशान है। लेकिन कांग्रेस इसका लाभ उठाने के लिए क्या कर रही है? देखिए, कर्नाटक के चुनाव में तो कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पे लगी हुई है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो कर्नाटक का चुनाव अगर कांग्रेस ने न जीता तो आप समझ लीजिए फिर कांग्रेस कुछ ना जीत पाएगी। हाँ, गुजरात की पराजय, गुजरात में जो कांग्रेस की बुरी हालत हुई, इसको भले ही लोग भूल जाएं, लेकिन कर्नाटक में भी अगर आप हार गए तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ भी जीत पाने की स्थिति में नहीं है। फिर कांग्रेस का ये जो पूरा दावा है कि हम ही मोदी को हरा सकते हैं, हम ही विपक्ष की एकता के केंद्र बनेंगे, ये सब दावे कांग्रेस करती रहेगी, लेकिन उसको कोई सुनेगा नहीं उन दावों को। तो अब कांग्रेस गुजरात में पराजय के बाद में कम से कम कर्नाटक का चुनाव साल में 2023 में सबसे पहले होगा। बाकी 3 चुनाव फिर मार्च में होंगे, उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे। 9 चुनाव होंगे 2023 में, एक आध नहीं। हाँ, तो कर्नाटक और उस 2023 का आगाज कांग्रेस को कर्नाटक का चुनाव जीतकर करना पड़ेगा। अगर कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव नहीं जीत पाई तो आप समझ लीजिए जो पिछली बार 2019 में कांग्रेस को सीटें मिली थी, उतनी सीटें भी प्राप्त नहीं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही आंकलन है। आखिरी सवाल अभय जी, कितने मोदी और कहाँ का मोदी और कब तक मोदी? उम्र बढ़ रही है, क्या लग रहा है 9 राज्यों में भी सिर्फ मोदी कमान संभालेंगे? बिल्कुल मोदी ही कमान संभालेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी हलकों में अगर आप जाएं, आप उनके मान लो आलोचक हैं, फिर भी बहुत से लोगों से आपकी मित्रता होगी। मेरे पास भी एक आलोचनात्मक स्वर है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों से मेरी मित्रता है। जब मैं लोगों से पूछता हूं, बात करता हूं, सब लोग कहते हैं कि ऐसा कंट्रोल और कैप्चर भारतीय जनता करने वाला कोई नेता भारतीय जनता पार्टी पहले कभी नहीं आया। सबसे पहले उन्होंने संगठन को कैप्चर और कंट्रोल किया, उसके बाद में सभी संस्थाओं में कंट्रोल और कैप्चर का रवैया शुरू किया। तो वो अभी उनसे किसी पत्रकार ने पूछा था, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, कि आप 2 बार प्रधानमंत्री रह लिए, अब और क्या है, आप शीर्ष पर है और इससे ज्यादा क्या आप हासिल कर सकते हैं? तो मोदी ने कहा कि मैं अलग धातु का बना हुआ हूं, मैं रिटायर होने वाला नहीं हूं। मेरा तो मानना है कि न केवल वो 2024 में चुनाव लड़ेंगे, बल्कि वो 2024 के बाद 2029 को भी 29 का चुनाव लड़ने की भी इच्छा रखते होंगे। क्योंकि राजा जो होता है वो स्वयं नियम दूसरों के लिए बनाता है, लेकिन खुद को नियमों से ऊपर रखता है। ये जो उम्र का जो प्रतिबंध है, ये तो दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं है, जिनको जनता अपना सिरमौर मानती है। तो अभी मोदी जी रहने वाले हैं बहुत लंबे अरसे तक। कब तक रहेंगे ऐसी कोई भविष्यवाणी हम लोग नहीं कर सकते। उनका स्वास्थ्य मोटे तौर पे ठीक है, जो हम लोग उन्हें टीवी पर और दूसरी जगहों पर देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, तो वहां देख के उन्हें लगता नहीं है कि उनकी उम्र बढ़ रही है। यही लगता है कि अभी वो हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और स्वास्थ्य के हिसाब से भी वो ठीक रहते, आवाज भी उनकी कमजोर नहीं पड़ी है, वो भाषण वगैरह देने में भी नहीं लगता है कि उनकी आवाज कमजोर हुई है। तो ऐसे मुझे लगता है कि अभी लंबे अरसे तक वो भाजपा का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। और उनके जो मुख्य लेफ्टिनेंट हैं अमित शाह की उम्र तो काफी कम है, और अमित शाह तो काफी अरसे तक अभी मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर वो भाजपा का नेतृत्व करना जारी रखेंगे।
तो ये थे अभय दुबे जी और हम लोग बात कर रहे थे कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। मुझको यकीन है कि अभय दुबे जी की ये बातें आपको समझ में आई होगी और वास्तव में ये 2023 बहुत महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। 9 राज्यों में चुनाव हैं। हमारी निगाह बनी रहेगी और बहुत जल्दी आप इन राज्यों में भी 4 पीएम देखेंगे। तो प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 पीएम यूपी, बिहार की खबरें देखना हो 4 पीएम बिहार और गुजरात की खबरें देखना हो तो 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।